हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आई सी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 2 टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और सेकंड है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये दोनों टॉपिक अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है। ये एक पहले की प्रिजनर एक्ट है, उसको यहाँ पे चेंज किया गया है, तो उसको बेसिकली रिप्लेस ही कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही नशा कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, अब इसमें क्या क्या बातें ऐड की गई है और इस बार ये कमीशन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए नशा कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये दोनों ऐसे कमीशंस हैं जो कि बराबर न्यूज़ में रहते हैं और इसके बारे में डिटेल हमें पता होना चाहिए। साथ ही ये ड्राफ्ट इंडिया डेटा एसेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी है। एक्चुअली अभी इसमें ड्राफ्ट ही किया जा रहा है कि कैसे डेटा को एक्सेस करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसकी कुछ प्रोविज़न हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, डीपली यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बन जाता, रूल्स नहीं बन जाता, तब तक इसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। इस बार छोटे छोटे न्यूज़ है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के आर्टिकल के साथ, जो कि है यहाँ पे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिल चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे इस कानून में आप देखो कि पहले की जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट है 1920 की, अंग्रेज़ों की ज़माने की, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो कि जितने भी कानून बनाए गए हैं हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो सब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं। और उस समय के आप देखो कि कितने शानदार उनका जो थॉट्स था वो कितने शानदार था, जिसके बेसिस पे हम लोग आज भी उसको फॉलो कर पा रहे हैं। चाहे आप CRPC देख लो, IPC देख लो, या फिर इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट देख लो, तो उन्हीं के कानून बनाए हुए हम लोग आज के डेट में फॉलो कर रहे हैं। बट अब क्या है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है हमारे यहाँ आज के डेट में। आज के हिसाब से आप देखो तो काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है, तो उस हिसाब से हमें भी यहाँ पे कानून में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं कि अभी हमें इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कहा जा रहा है कि न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स जो है वो अब एडवांस कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि अगर न्यू टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे वैसे ज़्यादा क्रेडिबल और रिलेबल रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। इट मीन्स कि रिजल्ट्स जो है वो सही निकल कर आ रहे हैं। 1980 में क्या था कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि कानून को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और कानून को रिवाइज़ करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज की डेट में जो मॉडर्न ट्रेंड्स है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने का, पहले के ज़माने में आप देखो इतनी टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो लोग जो है वो पेन ऑन पेपर में काम होते थे। साथ ही साथ आप देखो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करना होता था, स्पॉट वहाँ पे विज़िट करना होता था। बट आज की डेट में आप देखो कि इतना ज़्यादा जो है स्पॉट यहाँ पे विज़िट और जो फील्ड वेरिफिकेशन है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इस चीज़ों के लिए कानून भी आनी चाहिए। साथ ही 2003 में आप देखो मालूमात कमेटी है, जिनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि इस कानून को अमेंड करना। इस कानून को अमेंड करके क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट है उनको यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा और उनको यहाँ पे ऑथराइज़ की जाएगी कि डेटा को कलेक्ट कीजिए। कैसी कैसी डेटा को, तो मान लीजिए कि जो भी प्रिजनर है उनके ब्लड सैंपल हो, DNA का, हेयर्स होना चाहिए, स्लाइवा होना चाहिए, सीमेन होना चाहिए। तो ये सब जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, एक्यूज्ड पर्सन होते हैं, तो उनका ये सब डेटा कलेक्शन करना है। ऑब्जेक्टिव क्या कहा गया है कि अब हम लोग यहाँ पे जो मेज़रमेंट है, किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख कर जो है किसी को क्रिमिनल ये सब जो है हम लोग यहाँ पे करार करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पे कानून के प्रोविज़न के तहत ही चलेगा, और जिससे क्या होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर्सन की हो पाएगी। तो किसी भी क्राइम में लेकर अगर हम लोग देखें, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को अगर हम लोग देखें जो कि असिस्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि जितने भी क्रिमिनल केसेस है वो सॉल्व हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि अभी जो न्यू यहाँ पे एक्ट निकल कर आ रहा है, इसका काम बस यही है कि मेजरमेंट के जो स्कोप और एम्बिट है उसको और ज़्यादा बढ़ाना, जिससे कि यहाँ पे पर्सन की जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। फाइन, अब देख लेते हैं कि इस कानून में क्या क्या फीचर्स रखी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे एम्बिट यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है, यानी कि जो तरीका है किसी को भी पकड़ने का, उस तरीके को यहाँ पे आपका एक्सपेंड किया गया है। यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ डेटा अगर कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर कोई भी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो उसके सारे डेटास को कलेक्ट किया जाता है। पहले तो आप देखो कि उनकी जो फिजिकल डेटा है, उनकी जो बायोलॉजिकल डेटा है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। साथ ही पर्सन जो है, जैसे कि उनकी जो डेटा कलेक्ट की जाती है, तो ये ऑथोरिटी है और कोई ऑथोरिटी होंगे उनको ये ऑथराइज़ किया जाएगा कि आप इस तरीके का जो एक्यूज पर्सन है उनकी डेटा को कलेक्ट करें। रिटेंशन ऑफ डिटेल्स भी है, यानी कि इस कानून में ये कहा गया है कि सारे डिटेल्स जो कि यहाँ पे आपका कलेक्ट किया गया है
वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, वो भी फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि अगर भी किसी भी एक्यूज पर्सन का डेटा कलेक्ट किया गया है ना, तो उसको 75 ईयर्स तक यहाँ पे रखा जाएगा, और वो भी कैसे, तो डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। और ये रिकॉर्ड अगर डिस्ट्रॉय करने की बात अगर हम लोग करें, तो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा इन केस ऑफ पर्सन जो कि यहाँ पे प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एक्यूज पर्सन है जो कि पकड़े जाते हैं, बट हर एक एक्यूज पर्सन जो है वो आरोपी हो, हर एक पर्सन एक्यूज ही हो, ये चीज़ें तो आप देखते हो कि एविडेंस के बाद ये पता चलता है कि हाँ कौन आरोपी है, कौन यहाँ पे आरोपी नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरोपी नहीं है, जिनके ऊपर पहले से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो वैसे लोगों की जो है ये डेटा को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और अगर वैसे लोगों की भी डेटा को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जिनको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है बिना ट्रायल के, या डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने का मतलब है कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, या आरोप सिद्ध होने के बाद उनको एक्विट कर दिया गया, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया, या फिर सारे लीगल जो रेमेडीज़ है उससे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है उनके डेटा को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मीन्स आप समझो कि यहाँ पे एक जगह इनपुट का भी प्रोसेस है तो आउटपुट का भी प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक लोग जो कि पकड़े गए हैं उनका अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग स्टोर करते हैं फॉर 75 ईयर्स, तो आप समझ सकते हो कि हमें कितना ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी की ज़रूरत होगी, कितना ज़्यादा हमें सर्वर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। रेसिस्टेंस अगर हम लोग देखें, जो डिटेल्स वगैरह देना है तो वो भी रेसिस्टेंस है, यानी कि इतना आसानी से अगर हम लोग किसी भी आरोपी का अगर डिटेल्स यहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको बांटते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कानून के तहत ये कहा गया कि रेसिस्टेंस होना चाहिए, रिफ्यूज़ल होना चाहिए, कि अगर कोई भी यहाँ पे डेटा मांग रहे हैं तो उनको डिटेल्स नहीं देना है। और जब तक यहाँ पे जो ऑफेंस है, यानी कि इंडियन पिनल कोड के तहत जो 1860 का ये कानून है, उसके तहत अगर ये अपराध किए गए तो उनके डेटा को नहीं यहाँ पे देना है। इन केस अगर इस तरीके का रिफ्यूज़ल हो, रेसिस्टेंस हो, तो पुलिस ऑफिसर हो गए, साथ ही ये प्रिजनर ऑफिसर हो गए, जो जेल के ऑफिसर होते हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो है रूल्स यहाँ पे बनाए गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक राज्य के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे कि कैसे किसी भी पर्सन का जो है डेटा को कलेक्ट करना है। मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, तो इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे पावर किया गया, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन को जो भी उनको डिटेल देना है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर सीआरपीसी के तहत उनके तहत अगर प्रोसीडिंग चल रही है, तो उनका जो डिटेल्स देना है वो यहाँ पे किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को डिटेल्स देंगे। साथ ही रूल मेकिंग पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया गया है। तो इस कानून में आप देखो कि रूल मेकिंग पावर है जो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के ही पास है, ठीक है। और इस कानून के तहत आप देखो कि ये जो पावर है ना, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है। तो रूल्स यानी कि जो भी यहाँ पे कानून बनाना है, तो ये दोनों को यहाँ पे पूरी तरीके से दी गई है छूट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो बना सकते, स्टेट गवर्नमेंट को भी लगता है कि इससे रिलेटेड कोई कानून बनानी है तो वो यहाँ पे बना सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएंगे बहुत सारे मैटर्स में, जैसे कि कैसे डिटेल्स को यहाँ पे कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे यहाँ पे सिक्योर करना है, या फिर कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे जो कानून बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनका क्या फंक्शन है इस कानून के तहत। तो एनसीआरबी है जो कि जितने भी क्राइम होते हैं उनकी रिकॉर्ड जो है उस एनसीआरबी के पास होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर करना है या फिर डिस्ट्रॉय करना है, ये सब एक स्पेसिफाइड पर्सन के पास होगा, और वो पर्सन कहाँ के होंगे, तो नेशनल लेवल के होंगे, ना कि स्टेट लेवल के होंगे। फाइन। सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड को कलेक्ट करना है, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज या फिर अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा जो भी मेजरमेंट दिया गया है, उनका रिकॉर्ड कलेक्ट करना है कहाँ, तो एनसीआरबी के पास। एनसीआरबी के पास ऐसे भी क्रिमिनल केसेस के सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो इसकी भी रिकॉर्ड यहीं आपकी होगी। साथ ही डिसेमिनेटिंग करनी है जो भी यहाँ पे आपका डिटेल्स है, यानी कि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे रखना है। साथ ही प्रोसेस करना है वो सारे डिटेल्स जो कि रेलिवेंट है क्रिमिनल रिकॉर्ड से। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड से रेलिवेंट अगर रिलेटेड कोई और भी डेटा है तो उसको भी यहाँ पे कलेक्ट करके रख लेना है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एनसीआरबी जो कि इस कानून के तहत है। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि 1920 में क्या क्या यहाँ पे आपका प्रोविज़न रखा गया था, और अब 2022 में यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे ऐड किया गया। तो डेटा अगर यहाँ पे परमिट किया जाता है कि कलेक्ट करे, यानी कि आप देखो कि कोई भी जेल में जा रहा है तो उसके कुछ डेटा को कलेक्ट किया जाता था। तो पहले क्या था, पहले के कानून के हिसाब से कि उनका फिंगरप्रिंट ले लिए, फुटप्रिंट भी ले लिए, साथ ही फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। अब इन तीनों से तो काम नहीं चलेगा। आप सिंपल आधार कार्ड भी बनाने जाते हैं तो आपका इरीज स्कैन, रेटिना स्कैन, ये सब हो जाता है। तो यही चीज़ होगा कि जो जेल में जा रहे हैं उनका इरीज स्कैन, रेटिना स्कैन होगा, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल होगा, उनको बेटर तरीके से एनालाइज किया जाएगा।
बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स होगा जिसमें कि सिग्नेचर रहेगा, उनकी हैंड राइटिंग लिखी जाएगी। कोई और एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि आपका CRPC के तहत आप देख सकते हो कि सेक्शन 53 और 53A में रखा गया है कि क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स जो है डेटा कलेक्ट करना है किसी भी जेलर का। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे कि पर्सन हुज डेटा मे बी कलेक्टेड। कैसे पर्सन होंगे, कौन पर्सन होंगे जिनका डेटा को कलेक्ट किया जाएगा? तो वैसे पर्सन जो कि यहाँ पे कॉन्विक्टेड है, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है या फिर किसी भी अपराध के लिए उनको अरेस्ट किया गया है जो कि पनिशेबल है। और पनिशेबल कहने का मतलब है कि जो रिगरस इम्प्रिजमेंट दिया जा रहा है 1 साल या फिर इससे ज़्यादा साल के लिए, तो वैसे लोगों के ऊपर जो है यहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है कि पर्सन जिनको यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि सिक्योरिटी करे गुड बिहेवियर के लिए और एक शांति बनाए रखने के लिए, तो उनकी भी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। थर्ड है कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकती है अदर केसेस के लिए भी। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन है और उनका अगर डेटा को कलेक्ट करना है, तो मजिस्ट्रेट के पास जो है पूरी पावर है कि वो ऐसे पर्सन का डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। साथ ही अगर देखें कि क्या क्या चेंजेस किया गया है, तो अभी के अगर कानून के तहत देखें तो ये कहा गया है कि कॉन्विक्टेड और अरेस्टेड पर्सन है, कोई भी अपराध किए है, अगर उन सिद्ध हो गया है या फिर अरेस्ट भी हुए हैं, तो उनका डेटा को कलेक्ट करना है। साथ ही बायोलॉजिकल सैंपल जो है ये भी यहाँ पे लिया जाएगा वैसे पर्सन से जो कि अरेस्ट हुए हैं किसी भी ऑफेंस में, और अगेंस्ट विमेन और चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड और विमेन के साथ अगर कोई अपराध हुआ है और वैसे अपराधी अगर अरेस्ट हुए हैं, तब तो उनका डेटा को आप कलेक्ट कर लो। ठीक है। और साथ ही साथ अगर अपराध किए हैं और अपराध में उनको 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट मिल गई है, यानी कि जेल की सज़ा उनको 7 साल की मिल गई है मिनिमम, तो वैसे लोगों का भी डेटा कलेक्ट कर लेना है। साथ ही वैसे लोग जो कि डिटेन हो गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्यूनिटिव डिटेंशन है। जब किसी भी पर्सन को यहाँ पे पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उनके पास 2 प्रोविज़न होता है। एक तो होता है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जब पुलिस पकड़ रही है तो उससे पहले जो है आपके पास क्या क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। सेकंड होता है प्यूनिटिव, जब यहाँ पे पुलिस आपको पकड़ लिया, अरेस्ट करके चल गई है, तब भी उसके बाद जो है आरोपी के पास कुछ यहाँ पे अधिकार होते हैं कि वो खुद को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर कोई पर्सन डिटेन हो गया है तो उनके लिए भी है कि उनका भी डेटा कलेक्ट करो। साथ ही अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी द्वारा होगा कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इनकी डेटा को कलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली है कि वो यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं उनके डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फाइन। थर्ड है कि पर्सन हु मे रिक्वायर डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि पर्सन जो है कैसे पर्सन होंगे जिनकी यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए ज़रूरत होगी या फिर उनको जो है यहाँ पे डायरेक्ट डेटा कलेक्शन किया जाएगा। तो पहले क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, यानी कि कौन यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। साथ ही ऑफिसर इंचार्ज होंगे जो कि पुलिस स्टेशन के होते हैं, जिसे हम लोग SHO कहते हैं, और रैंक जो कि सब इंस्पेक्टर के होंगे या इससे ऊपर होंगे। साथ ही यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी होंगे, मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे जो है डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। आज की डेट में क्या है कि ऑफिसर इंचार्ज रखा गया है पुलिस स्टेशन का, जिसको हम लोग SHO कहते हैं, और रैंक जो कि यहाँ पे कांस्टेबल हेड के है या फिर इससे ऊपर है, और हेड वार्डन भी कहा गया है, यानी कि प्रिजन के जो जेल के वार्डन होते हैं उनके पास भी अधिकार होता है कि वो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ इनका डेटा कलेक्ट करो। ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस हो गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है इनको यहाँ पे आज के डेट में हमारे कानून के तहत इसको हटा दिया गया है, तो सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज है और यहाँ पे रैंक हेड कांस्टेबल है। सेकंड अगर आप देखो तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है जो फर्स्ट क्लास के हैं, उनको भी यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि वो अब यहाँ पे कह सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। इन केस अगर कोई भी पर्सन को यहाँ पे गुड बिहेवियर या फिर शांति अगर यहाँ पे मेंटेन करना है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, इन दोनों को अब अधिकार दे दिया गया है कि आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो कानून लाया जा रहा है तो इसमें क्या क्या कंसर्न है। कंसर्न यही कहा जा रहा है कि ये जो कानून है कि हमारे राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट ये मेंशन किया गया है, तो इसको कहीं ना कहीं ये वायलेट करेगी, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस कानून के तहत दिया जा रहा है ये पर्सनल डेटा है इंडिविजुअल की, और पर्सनल डेटा जो है आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी के तहत इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं इस कानून में जो कि जो प्रोपोर्शनैलिटी स्टैंडर्ड जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में कही गई है उसको कहीं ना कहीं वायलेट करता है। अभी आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रोविज़न है जो कि यहाँ पे पुट्टास्वामी केस, तो पुट्टास्वामी केस जिसके तहत आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल राइट में, तो यहाँ पे पुट्टास्वामी केस के द्वारा जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस कानून में जो जो प्रोविज़न है ना वो इसको मीट नहीं करता। तो क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज़ें आप देख सकते हो कि स्टोरेज जो सेंट्रल यहाँ पे डेटाबेस में है तो इसको एक्सेस किया जा सकता है वाइडली,
यानी कि बड़े पैमाने पर इसको एक्सेस किया जा सकता है, नॉट जस्ट इन अ केस फाइल। तो सबसे पहली बात यही कही गई है कि जो भी यहाँ पे डेटा अब जो आरोपी है उसका अगर रखा जाएगा तो उसको बड़े पैमाने पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस केस के लिए वो यहाँ पे पकड़े गए हैं बस उसी केस में उनके डेटा को यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि सेफ गार्ड यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, वो भी यहाँ पे लोअर लेवल में जो भी पर्सन को ऑथराइज़ किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आरोपी का जो यहाँ पे एक्यूज़ड का जो भी डिटेल्स अगर रखना है, स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो लोअर लेवल के ऑफिसर है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है, उनके द्वारा यहाँ पे सेफ गार्ड भी डाइल्यूट किया जा सकता है। साथ ही डेटा को यहाँ पे 75 ईयर्स तक स्टोर किया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि 75 साल तक तो आज के डेट में लोग जिंदा भी नहीं रह रहे, लेकिन उनके बावजूद भी इनका डेटा स्टोर करके रखना है। तो इतने लंबे समय तक, यानी कि अगर 30-40 साल कहे तो कुछ समझ में भी आता है, 75 ईयर्स बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि 3 ऐसे प्रोविज़न है जो कि इस कानून के जो है वॉयलेशन हो रहा है राइट टू प्रिवेसी का। अब ये चीज़ें कही जा रही है कि लॉ कमीशन के द्वारा भी जो ऑब्जर्वेशन थी वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कानून में क्या है कि सेट ऑफ पर्सन जिनकी डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, और इसमें वो पर्सन है कि जिनके ऊपर आरोप भी लग गया है और जिनके ऊपर अरेस्ट भी हो गया है। तो देखिए, हर एक अरेस्टेड पर्सन जो है आरोपी नहीं होते जब तक ये एविडेंस के बेसिस पे ये सिद्ध नहीं हो जाता। तो जो अरेस्ट किए गए हैं उनका भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, और बाद में चल के जो आरोपी है उनका भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। तो इससे क्या है ना कि समवन जो कि अरेस्ट किया गया है रैश में, और आप जानते हो कि अरेस्ट तो कर लिया जाता है, मान लीजिए कहीं पे भी कुछ भी अगर केसेस हो गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके लिया जा सकता है, वो भी जो कहते हैं ना कि हाँ लग रहा है कि ये इस केस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे पर्सन को भी गलती से पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो आरोपी है या नहीं है ये सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन का भी अगर डेटा यहाँ पे रख लिया जाता है, वो भी 75 ईयर्स तक, तो यानी कि उनका डेटा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, फिर उनकी प्राइवेसी का क्या। तो ये भी बातें कही गई है। साथ ही अदर इश्यूज़ भी कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे जो आर्टिकल 20 है, सब क्लॉज 3 है, जो कि फंडामेंटल राइट है, और ये भी गारंटी किया गया है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। इट मीन्स कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो पर्सन अपने बचाव में वो गवाही नहीं देंगे, खुद ही पर्सन जो है वो विटनेस नहीं होंगे। तो ये भी आप देखो कि अगर किसी को पकड़ा जा रहा है और उनकी डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पर्सन जो है यहाँ पे अपने बचाव के लिए वो नहीं दे सकते हैं यहाँ पे गवाही, तो ये भी आपका यहाँ पे वायलेट हो रहा है। साथ ही डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट का डेफिनेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत तरीके के पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। इट मीन्स कि वैरिंग डिग्री है यहाँ पे, यूज़फुलनेस भी हो सकता है, यानी कि किसी भी इंसान का अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत तरीके का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ से सही है। और NCRB के बारे में बात करें तो जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनके पास सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो ये इल इक्विप्ड है, यानी कि यहाँ पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, डेटाबेस का जिस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए उस तरीके से ये जो कमीशन है ये मैनेज नहीं कर पा रही है। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग पर्सनल डेटा को स्टोर करने का भी अधिकार अगर इस कमीशन को दे दें तो अब आप समझ सकते हो कि हमारी डेटा कितना ही स्टोर रहेगा, कितना ही सिक्योर रहेगा। साथ ही नो लिमिटेशन ऑन द यूज़ ऑफ डेटा कलेक्टेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट लगाया गया है या फिर एकदम से कैटेगराइज किया गया है कि जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसको किस किस पर्पज़ के लिए कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो ऐसा कहीं कैटेगराइज भी नहीं किया गया है, कोई तरीके का लिमिटेशन भी नहीं लगाया गया है। तो अगेन ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी कि कलेक्शन करने के लिए भी यहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, और मेज़रमेंट जो रखा गया है कि किस तरीके से मेज़र किया जाएगा, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, वो भी यहाँ पे आप समझो कि इस तरीके का शो कर रहा है कि जिससे कि मिसयूज़ डेटा का बहुत आराम से हो सकता है। तो डेटा का अगर मिसयूज़ हो रहा है तो ऑब्वियस है कि एक इंडिविजुअल की जो राइट टू प्रिवेसी का अधिकार है वो तो ख़त्म हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। कंक्लूजन कहा जा रहा है कि जो कानून है अगर वो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो सफिशिएंटली वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एक्सटेंट या स्कोप या नेचर जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस अलाउड किया जा रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि हाँ पर्सनल डेटा को कलेक्ट करना है, तो पर्सनल डेटा को कलेक्ट करना है तो इसके बारे में भी पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए जो सफिशिएंट यहाँ पे सेफ गार्ड है कि कैसे यहाँ पे जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके पावर, वो अपने पावर का अब्यूज़ ना करे, मिसयूज़ भी ना करे, डेटा जो भी कलेक्ट करे। तो यानी कि कानून यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको ये कानून समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में आज की डेट में बहुत ज़्यादा किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता है, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है या फिर अरेस्ट करने के बाद अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है तो उनके डेटा को लेकर जो कलेक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी क्या हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है
उनके तहत हाईलाइट किया गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो डिसफंक्शनल है फॉर द लास्ट 4 ईयर और हैज़ नॉट डिलीवर्ड अ सिंगल रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। यानी कि एक ऐसी कमीशन है जो कि लास्ट 4 साल से ये काम नहीं कर रही है और ना ही अब तक एक भी सिंगल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को ये प्रस्तुत की है। तो बहुत ही गंभीर बात है। अब इसके बारे में कुछ हम लोग स्टैटिक देख लेते हैं जो कि आप एम लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। NC/ST के बारे में बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे एक आर्टिकल को अमेंड करके जो कि आर्टिकल 338 है। 338 ऑलरेडी हमारे संविधान में है, लेकिन इसमें फिर ऐड किया गया है 338A। जहाँ पे भी आपको कैपिटल A, B, C देखने को मिलेगा, ये समझ जाइए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल नहीं थी, उसको बाद में अमेंडमेंट करके उस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया। तो वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे न्यू आर्टिकल के तहत इंक्लूड किया गया जो कि आर्टिकल 338A है। और ये हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, तो 89। ठीक है, इस अमेंडमेंट से क्या है कि पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको रिप्लेस किया गया था 2 सेपरेट कमिटीज़ के द्वारा। पहले ये दोनों बॉडी एक ही थी, लेकिन अब अलग अलग कर दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग है, और ये काम हुआ था 19 फरवरी 2004 को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि लो लिटरेसी रेट है। जैसे कि अगर हम लोग सेंसस 2011 के तहत देखें तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यहाँ पे लिटरेसी रेट था वो 59% था, और ओवरऑल हमारा पूरे इंडिया लेवल पे आप देखो तो 73% था। इट मीन्स कि पर्टिकुलरली अगर हम लोग इस ट्राइब के बारे में बात करें तो इनकी लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी, जिसके लिए यहाँ पे इनको अलग तरीके से ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही पुअर हेल्थ इंडिकेटर भी है। आपको पता है बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो आइसोलेट रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं या फिर जो मेन एरिया है उससे वो कट के रहते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत पुअर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 था उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अंडर 5 जो मोर्टालिटी है, यानी कि जो 5 साल तक बच्चे 0 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक, तो अगर ट्राइबल पॉपुलेशन में देखें तो उनकी जो यहाँ पे मोर्टालिटी है, यानी कि 5 साल के अंदर ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 1000 लाइव बर्थ्स में ये 57.2 ही है। यानी कि अगर 1000 बच्चे यहाँ पे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से बच कितना रहे, 57, बाकी की यहाँ पे डेथ हो जा रही है। तो ये बहुत ही यहाँ पे गंभीर बात है। साथ ही इन्फेंट मोर्टालिटी की भी बात की जा रही है जो कि 44 पर 1000 लाइव बर्थ्स है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम लोगों की यहाँ पे जान बच रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग देखें 2018 में ये रिपोर्ट निकल कर आई थी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर एक दूसरा पर्सन जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे क्या है कि वो गरीब है। यानी कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर आप देखो तो ओनली 15% है इन केस ऑफ अपर कास्ट। डिप्रिवेशन भी देखिए, पिछड़ापन भी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारे इंडिया का, यानी कि इनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है। और साथ ही यहाँ पे 79% रूरल आदिवासी हाउस होल्ड्स है जिनको डिप्राइव्ड कहा गया है, यानी कि वो जो है बेसिक नीड से भी उनको वंचित रखा गया है। हाई डिस्प्लेसमेंट रेट भी कहा जाता है, यानी कि ट्राइबल पीपल्स जो है इसमें आप देखो हमारे देश की पॉपुलेशन का 8.6% तक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे 40 to 50% जो ओवरऑल डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस है ये देखने को मिलेगा कि उनको एक जगह से हटा कर दूसरी जगह कर दिया जाता है। तो बेसिकली देखिए, समझिए होता क्या है। आप देखिए जंगल वाले एरिया जो है, जितने फॉरेस्ट वाले एरिया है जहाँ पे ये आदिवासी लोग रहते थे, आज भी रहते हैं, लेकिन क्या है कि जंगल में आप देखो कि एक तो जंगल की सफाई हो रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना है, या फिर आदिवासी ऐसी जगह पे रहते ही हैं जहाँ पे आप देखो कभी डैम कंस्ट्रक्शन करने की बात की जाती है, कभी ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने की बात की जाती है, या फिर उस जगह पे जो जंगल है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट फायर हो जाता है जो ऑटोमेटिकली वो पूरे बर्न हो जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वहाँ के लोग अगर डैम कंस्ट्रक्शन भी करना है तो जो आदिवासी लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दिया जाता है। पहले तो क्या होता है कि उनको हटा दिया जाता है, अब दूसरी जगह उनको शिफ्ट करने का अधिकार जो है आप जानते हो कि यहाँ पे जिम्मा नहीं उठाती। अधिकार तो सरकार का ही है, बट वो जिम्मा तो उठाती नहीं, उनको हटा देते हैं, लेकिन वो हटा के वो बेचारे जाए कहाँ। तो ये भी है कि डिस्प्लेस्ड रेट भी उनका बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कि एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड इनको क्या मिला है शेड्यूल्ड ट्राइब को। तो आर्टिकल आप देखो 15 सब क्लॉज 4 है जिसमें स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट को ये स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि उनके राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है तो उनको वो यहाँ पे बिना डिस्क्रिमिनेट किए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन सब में उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, किया जाना चाहिए। आर्टिकल 29 है जिसमें कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, और माइनॉरिटीज़ में हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आते हैं। आर्टिकल 46 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की है, DPSP की है। इसमें कहा गया है कि स्टेट जो है वो यहाँ पे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उनके लिए स्पेशल केयर के साथ वो आ सकते हैं।
यानी कि आर्टिकल 46 में आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टेट जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के लिए यहाँ पे स्पेशल केयर कर सकते हैं। और स्पेशल केयर में आप देखो यहाँ पे वीकर सेक्शन में आपके स्केड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल कास्ट और विमेन और बच्चे भी आते हैं। आर्टिकल 350A है जिसमें कि यहाँ पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, क्योंकि आप देखो स्केड्यूल ट्राइब्स की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, वो यहाँ पे इंग्लिश तो छोड़िए, वो नॉर्मल हिंदी भी नहीं समझ पाते। तो आर्टिकल 350 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है तो उनके खुद के मदर टंग में देना है। सोशल और इकोनॉमिक सेफगार्ड क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं, तो सोशल और इकोनॉमिक सेफगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आर्टिकल 23 है जिसमें यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो लोगों की तस्करी की जाती है, उसको प्रोविजन यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि ऐसे लोग, किसी भी लोगों को जो है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो। आर्टिकल 24 में देखो चाइल्ड लेबर से रोका गया है। कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होते हैं उनमें बच्चे भी जो है वो काम करने चले जाते हैं और वो हैजार्डियस प्लेस में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी जान की खतरा होती है। तो ये रोकता है कि 14 साल से कम बच्चे को जो है यहाँ पे काम में नहीं लगाना है। आर्टिकल 244 है जिसका क्लॉज 1 ये कहता है हमारे 5th स्केड्यूल का कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल भी है स्केड्यूल एरिया का और स्केड्यूल ट्राइब्स का। और वो अगर आप देखो तो आर्टिकल देखिए स्केड्यूल 5th है और स्केड्यूल 6th है। तो स्केड्यूल 5th और 6th में ये समझिए कि 6th में जो स्केड्यूल एरिया है वो यहाँ पे AMTM है, यानी कि यहाँ पे आपका आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा है। ये 4 राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे अंडर स्केड्यूल 6 के तहत है। और इसके अलावा जितने भी स्टेट बसते हैं वो यहाँ पे कहाँ पे आते हैं स्केड्यूल एरिया में, तो वो आपका 5th स्केड्यूल एरिया में काउंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स की, तो ये आपका दोनों है, यानी कि 5th स्केड्यूल में आप लोग देख सकते हो और 6th स्केड्यूल में देख सकते हो। साथ ही अगर हम लोग देखें आर्टिकल 275 है जिसमें ये कहा गया कि ग्रांट इन एड, यानी कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे राज्य है जो कि 5th और 6th स्केड्यूल के तहत आते हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ग्रांट इन एड दिया जाता है, यानी कि पैसे के रूप में मदद किया जाता है। और उनको ये कहा जाता है कि अगर आपके देश में, अगर आपके राज्य में ऐसे कुछ स्केड्यूल एरिया है, उसका अगर आप लोग को स्पेशल तरीके से यहाँ पे स्कीम लेकर आना है, उनको कुछ जो भी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करना है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ग्रांट इन एड्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एजुकेशनल और कल्चर सेफगार्ड प्लस यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक सेफगार्ड जो कि यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स को दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड क्या क्या है, हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि स्पेशली फॉर द स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। तो पॉलिटिकल सेफगार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 164(1) है जिसमें कि ये स्केड्यूल जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर से ये प्रोवाइड किया गया है बिहार, MP और उड़ीसा में। 330 है जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं कि लोकसभा में स्केड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स है उसको रिजर्व किया जाता है उसके लिए, आर्टिकल 330 के तहत। आर्टिकल 337 है जो कि स्केड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो 330 लोकसभा, 337 यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 334 है जो कि 10 ईयर्स पीरियड फॉर रिजर्वेशन है, यानी कि आप देखते हो कि रिजर्वेशन में यहाँ पे दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो ये 10 ईयर्स जो है हर साल ये एक्सटेंड होते जाता है। 243 है जिसमें कि आप पंचायत में देख सकते हो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए आप देखो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ है, तो लोकसभा में है अंडर आर्टिकल 330, लेजिस्लेटिव असेंबली में है अंडर आर्टिकल 337 एंड पंचायत में है अंडर आर्टिकल 243। वहीं अगर 371 की बात करें तो स्पेशल प्रोविज़न है वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और सिक्किम के लिए, यहाँ पे रहने वाले स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। सेफगार्ड अगर हम लोग बहुत सारे कानून के तहत देखें तो बहुत सारी कानून भी लाई गई है स्केड्यूल ट्राइब्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे है स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, जो अत्याचार होता है SC और ST लोगों के साथ, उनके लिए यहाँ पे 1989 का ये कानून है जिसके तहत उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, एक्ट है 1976 का। साथ ही चाइल्ड लेबर यहाँ पे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम वो भी स्केड्यूल ट्राइब के, तो उनको यहाँ पे हैजार्डियस प्लेस में या फिर कहीं पे भी यहाँ पे काम करने के लिए उनको परमिशन नहीं दी गई है। स्टेट्स एक्ट है और रेगुलेशन है जो कि यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि रिस्टोरेशन ऑफ लैंड है, जो कि जितने भी स्केड्यूल ट्राइब्स के लोग वहाँ रहते हैं तो उनके ज़मीन को यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है क्योंकि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, क्योंकि वहीं पे स्केड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको कि वो बेच के अपनी दिनचर्या चलाते हैं। पंचायती राज यहाँ पे पेसा एक्ट है 1996 का। साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, जो कि यहाँ पे आपके स्केड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए ये सारे कानून लाए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड में हम लोग देखें कि हमारे संविधान में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स को क्या क्या प्रोविजन प्रोवाइड किए गए। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कमीशन का फंक्शन क्या है। इस कमीशन का फंक्शन जो है हमारे आर्टिकल 338 सब क्लॉज ए के तहत देखने को मिलेगा। इस कमीशन का यहाँ पे काम है कि स्केड्यूल ट्राइब्स के जितने भी लोग हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना,
सारे मैटर को मॉनिटर करना कि जिससे कि उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करें। साथ ही इंक्वायरी करना, कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेन अगर यहाँ पे निकल कर आता है कि मान लीजिए कि उनके अधिकार को सप्रेस किया जा रहा है तो उसके तहत साथ ही पार्टिसिपेट करना और प्लानिंग प्रोसेस को यहाँ पे एडवाइस भी करना। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि प्रेसिडेंट के प्रेजेंट में एनुअली और एट सच अदर टाइम्स ये कमीशन को जो है यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह देना है कि वो किस तरीके से वो जो है सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। फाइन। साथ ही रिकमेंडेशन भी दिया जाता है कि कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंट हो। देखिए कानून बहुत सारे बना दिए गए हैं, अभी भी हम लोग ने देखा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने सारे कानून हैं, लेकिन क्या आपको बेसिक ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है कि हाँ उनके लिए काम हो रहा है? तो वही बातें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें उसके लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। साथ ही अदर फंक्शन भी वो डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि आप देखो कि इस कमीशन में कुछ और फंक्शन भी डिस्चार्ज किया जाता है कि ओनरशिप राइट। अगर मान लीजिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जंगलों से छोटा मोटा आप देखो फल फ्रूट और टिम्बर और वुड ये सब प्रोड्यूस होता है, तो उससे जो है यहाँ पे जंगलों में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग उनको बेच कर वो अपनी इकॉनमी अर्निंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मेज़र करना है। साथ ही यहाँ पे जो भी राइट्स दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, वो भी मिनरल रिसोर्सेज को लेकर, वाटर रिसोर्सेज को लेकर कि ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी इनको यहाँ पे मेजर्स दिया गया है कि कितने यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल के बारे में बात करें या फिर जो एफिकेसी है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स का, उसको इम्प्रूव करने के बारे में भी बात किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो एलिनेशन होते हैं, यानी कि आप देखो कि ट्राइबल पीपल्स जो है उनको लैंड से हटाया जाता है या फिर रिहैब वगैरह भी करना है इस तरीके के लोगों को, तो उनको भी देखा जाता है इस कानून के तहत। साथ ही मैक्सिमम कॉपरेशन की बात की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को यहाँ पे कॉपरेट करने की ज़रूरत है जो कि ये कमीशन करती है। साथ ही मेजर्स दिया जाता है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो पेशा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसकी जो भी प्रोविज़न है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। मेजर्स दिया जाता है कि अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज के डेट में इस लैंड में यहाँ पे कल्टीवेट किए, फिर उसको छोड़कर जो है स्लैश एंड बर्न होता है झूमिंग कल्टीवेशन, इसको छोड़ के दूसरे लैंड में चले गए, फिर उसको छोड़ के वापस से तीसरे लैंड में चले गए। तो इस चीज़ों को भी यहाँ पे आपका जो है अल्टीमेटली इसको एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इससे आप देखो कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा क्या क्या हाईलाइट किया गया है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहली बात यही कही गई कि इनकी बहुत सारी रिपोर्ट पेंडिंग है, 4 साल से ये रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट नहीं किए हैं। साथ ही अगर आप देखो कि यहाँ पे इंदिरा सागर पोलावरम जो प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा उस जंगल में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इनका रिपोर्ट नहीं दिया गया है। मैन पावर और बजटरी शॉर्टेज कहा जा रहा है कि इस कमेटी के द्वारा ये नोट किया गया है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि अभी भी खाली है कमीशन में, और इस कमीशन में यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत सारे पोस्ट खाली है। और इस कमीशन में आप देखो कि यहाँ पे आपका लैक ऑफ एप्लीकेंट है जो कि एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही हाई रखा गया है और उस हाई कैटेगरी को यहाँ पे मीट ही नहीं कर पा रहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग। तो यहाँ पे कमीशन में यहाँ पे सीट खाली है। अदर रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं कि अगर हम लोग कमीशन की वेबसाइट में देखें फिनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये 4 बार ही सिर्फ यहाँ पे मीटिंग हुई है। साथ ही रेट ऑफ पेंडेंसी अगर हम लोग देखें तो ये 15% है। साथ ही कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ये आगे आकर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि ये जो कमीशन है ये थोड़ी सी और मजबूत हो सके। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया और ये कमेटी रिकमेंड कर रही है कि बहुत नेसेसरी एक्शन जो है वो अर्जेंट बेसिस पे लेना ज़रूरी है, कि जिससे कि जो वैकेंसी है उसको यहाँ पे फुलफ़िल करे और जो बजटरी यहाँ पे दिया जा रहा है एलोकेशन वो बेटर तरीके से हो सके। साथ ही इंकरेज करने की ज़रूरत है एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए। साथ ही फॉलोअप करना है, जो भी रिपोर्ट वगैरह देना है वो टाइम बाउंड मैनर में देना होगा। एक टाइम सेट कर दीजिए, उसी बीच में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नई रिपोर्ट दे रहे हैं तो उनको यहाँ पे पेनल्टी लगाने की ज़रूरत है। साथ ही सरकार से भी फीडबैक लेने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर फीडबैक जो है वो यहाँ पे कमीशन को ही नहीं इनलाइटन करेगा, बल्कि जो फाइनल व्यूज़ है गवर्नमेंट की, जो इस तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह चल रही है, तो उनको भी इनलाइटन करने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट की भी जो काम होगी वो भी बेटर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, अब इसके लिए मेजर जो रिकमेंडेशन दिया जा रहा है वो ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की राइट के लिए, सेफगार्ड के लिए ये काम करते हैं जो भी मिनरल रिसोर्सेज है। तो कमेटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एकदम से यहाँ पे इशू करना है क्लियर गाइडलाइंस देना है कि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कि क्या क्या यहाँ पे आपका प्रेफरेंस है। साथ ही एक बिल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है जो कि आप देखो बुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन से लाया गया है कि सारे जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस है वो यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया में जो सेटअप किया जा रहा है, तो कमेटी जो है वो यहाँ पे देख रही है, यानी कि 50% जो शेयर है वो इसी के फेवर में यहाँ पे देने की बात की जा रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग कराइए जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और फिनेंशियल असिस्टेंस उनको दीजिए जिससे कि वो अपना काम बेटर तरीके से कर सकें। साथ ही स्पेसिफिक यहाँ पे लीगल प्रोविज़न होना चाहिए कानून में जो भी माइंस और मिनरल से रिलेटेड है, और इनको यहाँ पे
मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो भी यहाँ पे माइंस और मिनरल्स का काम है उसके लिए ग्राम सभा से यहाँ पे कंसल्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई। आई होप कि आपको ये आर्टिकल भी समझ पे आई होगी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत ही बेटर आर्टिकल है, इसमें आपको हर एंगल कवर किया गया है। अब यहाँ पे कि इंडिया डेटा एसेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी लाया गया, ये ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, तो ड्राफ्ट किया गया है तो देख लेते हैं कि है क्या। बेसिकली ये ड्राफ्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अभी आप देखो कि डिजिटल इकॉनमी की बात हो रही है, जहाँ पे लेस कैश और कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं कि अब आपको जेब में पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना मोबाइल लेकर जाओ, स्कैन करो, यूपीआई कोड डालो और कैसे भी आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी डेटा हमारे डिजिटल इकॉनमी में है, तो इससे क्या होगा कि डिजिटल इकॉनमी है तो गुड गवर्नेंस कैसे, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, करप्शन घटेगा। सेकेंड है कि डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, फिर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, यानी कि फॉर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पे न्यू जनरेशन जो स्टार्टअप्स की है वो निकल कर आएगी, जिससे कि डिजिटल इनोवेशन बेटर तरीके से बूस्ट हो सके, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इम्प्रूव होगा। और अगर हम लोग देखें कि क्या क्या यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया, तो ड्राफ्ट करने में आप देखो कि यहाँ पे रखा गया है कि एम है कि ट्रांसफॉर्म करना इंडिया की जो एबिलिटी है कि कैसे पब्लिक सेक्टर डेटा को हार्नेस करना है तो वो बेटर तरीके से हो सकें। मेजर ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का यही है कि यहाँ पे जो नॉन पर्सनल डेटा है उसकी क्वालिटी की यूज़ को देखा जाएगा, एक्सेस किया जाएगा, जो भी पब्लिक सेक्टर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। पॉलिसी मेकिंग इंप्रूव करना है, एवोल्यूशन और मॉनिटरिंग वगैरह इंप्रूव करना है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल है जिसमें कि डेटा शेयरिंग और गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले है कि डेटा सेट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, जो भी काम किया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिस्क अगर अराइज हो रही है तो रिस्क को मैनेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन प्रोटेक्शन करना है जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है। एंड देन यहाँ पे इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होनी चाहिए कि सारे लोग जो है इक्वली तरीके से इसको एक्सेस करें और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। साथ ही यहाँ पे प्रिवेसी और जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे हो। और आप देखो कि ट्रस्ट हो जो भी स्टेक होल्डर्स है, एंड यूज़र सेंट्रिक प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स होनी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो इसके बारे में जो डिटेल है इतना डिटेल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेजर डेटा ये इनिशिएटिव क्या क्या हमारे यहाँ लिया गया है, तो आपको पता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक हमारे यहाँ कानून नहीं आया है। कानून के लिए आप देखो कि 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है, जिसमें यही बातें कही गई है कि जो पर्सनल डेटा है, नॉन पर्सनल डेटा है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? कोई भी डेटा जो कि पर्सनल डेटा नहीं है। पर्सनल डेटा यानी कि आपके आइडेंटिफिकेशन जिससे रिवील हो जाए। अब आपका नाम क्या है वो पर्सनल डेटा है, तो आपके नाम के लोग 4 भी हो सकते हैं, तो आपका पर्सनल डेटा नहीं है। आपका एज हो गया, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे पर्सनल डेटा में आता है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आपका है, उससे आपका पता चल पाएगा। अब आप कहोगे कि पर्सनल अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन देखो तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जो कि आपको सेम आदमी दूसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे की गई है, ड्राफ्ट किया गया है। तो इसके बारे में और भी आर्टिकल्स आएंगे तो उसको हम लोग सही तरीके से कवर करेंगे। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट में। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्सेस अ लैंडमार्क रूलिंग ऑन डेथ पेनल्टी। तो देखिए यहाँ पे चानूलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, जिसमें ये कहा गया है डेथ सेंटेंस के लिए ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल और साइक्रेटिक एवोल्यूशन होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे अगर हमारे क्रिमिनल्स में क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है उसको हम लोग समझ सकें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे जजमेंट दिए गए, जैसे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। इसमें कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम का यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन है, कैपिटल पनिशमेंट जो फांसी में लटका देने की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ फांसी में सबको नहीं लटकाया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही यहाँ पे क्रिमिनल को फांसी में लटकाया जाता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कहा गया था। साथ ही मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया गया था। साथ ही कुछ गाइडलाइन यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया गया था डेथ सेंटेंस केसेस को लेकर। साथ ही आप देखो 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अनएक्सप्लेन्ड जो डिले हो रहा है, यानी कि अगर डेथ पेनल्टी दी गई है और उसके एग्जीक्यूशन में मन चाहा यहाँ पे डिले हो रहा है, तो इसमें भी क्या है कि थोड़ी दिक्कत है, और इसमें रिट पिटीशन यहाँ पे फाइल कर सकते हैं इस तरीके की कम्यूटेशन को लेकर, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए इस तरीके को लेकर जो है रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे आर्टिकल है कि वेयरिंग हिजाब ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रूल्स आया है हिजाब पहनने के लिए। आप देखो कि कर्नाटक के एक स्कूल में बहुत ज़्यादा नाटक हुआ कॉलेज में, तो
तो यहाँ पे रूलिंग कब आया है, एक पिटीशन यहाँ पे दायर किया गया था कि राइट टू वियर हिजाब और जो हेड स्कार्फ्स होते हैं जो महिलाएं पहनती है ये यहाँ पे यूनिफॉर्म के साथ साथ क्लासरूम के तहत, तो इसके लिए पिटीशन ड्राफ्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो हिजाब महिलाओं के द्वारा पहना जाता है जिससे कि वो अपना हेड कवर करती है और ये मुस्लिम विमेन के द्वारा कवर किया जाता है अपने हेड को, तो ये आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत नहीं आता है। उनका अपना इस्लामिक फेथ है, तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कहीं मेंशन्ड है कि हर एक महिलाओं को अपना जो है हेड कवर करना ही है, तो ये इसमें नहीं आता है। और साथ ही साथ जो है इसको आर्टिकल 25 जो हमारे संविधान का है जिसमें राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस का यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है, उसके तहत इसको कवर नहीं किया जाता। ठीक है, साथ ही आप देखो कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हमारे आर्टिकल 19(1)(a) में आता है और राइट टू प्रिवेसी जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, उसको भी ये वायलेट नहीं करता। तो क्या क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से टेस्ट है ये कहा गया, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक शिरूर मुट केस है 1954 का, उसके तहत ये कहा गया कि हम लोग सिर्फ जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो कि एसेंशियल है और इंटीग्रल है कानून के तहत, धर्म के तहत, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोर्ट जो यहाँ पे कह रहे हैं रिलीजन, तो रिलीजन में वो सारे रिचुअल्स आएंगे और प्रैक्टिसेस आएंगे जो कि एक धर्म में आपका जुड़ा हुआ रहता है। ये जो अटेम्प्ट है ये हमारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो प्रैक्टिसेस है उसको यहाँ पे अलग थलग भी करता है। ठीक है, सेंसस अगर हम लोग देखें न्यू रूल्स नोटिफाइड है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि सेंसस रूल्स जो 1990 है उसको वो अमेंड करेंगे और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सेल्फ एनमरेशंस को इंक्लूड करेंगे। तो आज की डेट में आप देखो कि जो जनगणना का काम चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चल रहा है, मोबाइल में ही अपडेट किया जा रहा है। पहले क्या था कि पेन पेपर लेकर आपके घर में कुछ महिलाएं आती होगी, कुछ पुरुष भी आते होंगे, वो लिखते होंगे, बट अब इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन यहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन होगा अपकमिंग सेंसस में और एनपीआर में जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। एनपीआर क्या होता है ना कि देखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एक देश के तहत कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी रजिस्टर मेंटेन होती है। यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री उनकी रजिस्टर मेंटेन होती है, उसको हम लोग एनपीआर कहते हैं। सेक्शन 8 अगर हम लोग सेंसस एक्ट का देखें तो ये भी हमारे यहाँ जो इन्यूमरेटर है उनको पावर देता है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस सेंसस के तहत। ठीक है, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है, तो ये भी ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ मोड्स में जिससे कि हम लोग वाइड पब्लिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो फर्स्ट फेज़ जो यहाँ पे सेंसस, क्योंकि देखिए सेंसस क्या है कि हर 10 साल में निकलता है कि एक देश की कितनी जनगणना है, कितनी टोटल पॉपुलेशन है। तो आज की भी डेट में हम लोग 2011 की जो सेंसस है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद 2021 में यहाँ पे सेंसस आना था, बट कोविड के कारण ये डिले हो गया। अब 22 चल रहा है, आज भी हमारे यहाँ जो है अभी तक आप देखो हाफ ईयर ये निकल चुका है, बट अभी तक हमारे यहाँ सेंसस नहीं आया है। तो अगर हम लोग सेंसस की बात करें तो ये फर्स्ट फेज़ जो सेंसस था 2021 का और एनपीआर का, ये शेड्यूल किया गया था 2020 में, बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि कोविड के कारण, तो इनडेफिनेट तरीके से इसको पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जितने भी लोग हैं उनका डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेमोग्राफिक तरीके से कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेटा भी होता है कि कितना अर्न कर रहे हैं और सोशल में सोसाइटी में वो कितना ज़्यादा जो है मतलब कि वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे अवेल कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का डेटा होता है। सेंसस हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। एक सिस्टमेटिक और मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस है जो कि ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, 1865 से लेकर 1872 के बीच में। ये क्या है कि यहाँ पे आपका 1872 में पॉपुलरली इसको फर्स्ट सेंसस कहा गया। हमारे देश का जो पहला सेंसस आया था वो अंग्रेज़ के ज़माने में 1872 में आया था। ठीक है, उसके बाद आप देखो फर्स्ट सिंक्रोनस जो सेंसस आया था वो 1881 में आया था। तब से ये सेंसस जो है ये अनइंटरप्टेड जो है हर एक 10 साल में चलते गया, लेकिन इस बार इंटरप्ट हो गया है कि नहीं। चलिए लास्ट यहाँ पे आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होल्ड्स कंसल्टेशन, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जो कि यहाँ पे अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत। तो सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है 1952 का, इसमें कुछ प्रोविज़न रखा गया है कि कैसे सिनेमेटोग्राफ जो फिल्म्स है उसको सर्टिफिकेशन देना है। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है एक्चुअली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ INB के तहत काम करते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे जो पब्लिक एग्जीबिशन है फिल्म का वो रेगुलेट किया जाता है। तो इस बार जो कानून लाया गया है एक्चुअली ये बिल है, अभी तक ये कानून बना नहीं है, तो देख लेते इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। इसमें गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं और रिकन्सिडर कर सकते हैं सर्टिफिकेट जो भी इशू किया गया है किसी फिल्म को। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे UA कैटेगरी रखा गया है, अंडर एज जो है 7+ है, अंडर एज 13+, अंडर एज 16+।
तो इस तरीके का जो है किसी भी फिल्म को यहाँ पे रिलीज़ करने से पहले ये सर्टिफिकेशन लेना होता है इस बोर्ड के द्वारा। तो ये बोर्ड यहाँ पे सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ ये फ़िल्म की कैटेगरी क्या है, कि इस फिल्म को कितने ईयर्स के बच्चे देख सकते हैं। तो अंडर 7 यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं, अंडर 13 देख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके का भी यहाँ पे सब डिवाइडिंग किया जा रहा है, ये नई तरीके से इसको ऐड किया गया है। फाइन। कंसर्न क्या क्या रेज़ हो रहा है? कंसर्न यही कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब उनके पास पावर है कि वो यहाँ पे सर्टिफिकेशन देगी फ़िल्म का। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसको क्लियर किया जाए, अगर क्लियर किया जा रहा है CBFC के द्वारा तो भी सरकार को यहाँ पे पावर दे दिया गया है, विच इज़ नॉट ट्रू। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मुदगल कमेटी है, श्याम बेंगल कमेटी है, और ये इसके अगेंस्ट में इनकी जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसके अगेंस्ट में अब यहाँ पे कानून निकल कर आ रहा है। सजेशन यही दिया जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन इंकरेज करना चाहिए। जो मूवी बनाते हैं उनको पता होता है, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, कि मूवीज़ जो है वो कैसी है, हमारे देश की छवि कैसी है, हमारे देश के लोगों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको रिलीज़ करना चाहिए कि नहीं, कौन सी सीन सही है गलत है। तो ये सारी चीज़ें बेटर यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए यहाँ पे देना चाहिए। साथ ही लिमिटिंग करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, यानी कि जो सेंसरिंग पावर स्टेट का है कि सेंसर लगाना, रोक लगा देना, तो ये इसको भी लिमिट करना चाहिए। साथ ही जो भी यहाँ पे कंटेंट वार्निंग है तो उसके भी यूज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे सजेशन के तौर पे दिया जा रहा है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारी पॉलिटी और जो हमारी गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग IR यहाँ पे देखेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो डिटेल में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है और ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हो। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के पार्ट बन सकते हो, जिससे कि यहाँ पे आपका विज़न है इसका जो करेंट अफेयर्स का मैगजीन है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।